हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर जो आपने देखा उसमें आपने समझा कि वारंट क्या होता है, वारंट का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, कौन वारंट इशू करेगा और वारंट कैसे इशू किए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि वारंट किसको डायरेक्ट होंगे, मतलब किसको निर्देशित होंगे, कौन वारंट का निष्पादन करेगा। आमतौर पर हम ये समझते हैं कि वारंट का निष्पादन पुलिस का काम है। मजिस्ट्रेट पुलिस को वारंट इशू करती है कि फलां व्यक्ति को अरेस्ट कर लाओ या फलां डॉक्यूमेंट कहीं से लेकर के आओ या सर्च करने के लिए। लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं कि वारंट पुलिस को ही डायरेक्ट नहीं होते। मजिस्ट्रेट वारंट किसी को भी डायरेक्ट कर सकेंगे, जी हाँ, किसी को भी। तो कौन से वारंट हैं जो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट होते हैं, कौन से वारंट हैं जो पुलिस को ही डायरेक्ट होंगे, इस बारे में बात करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो यहां इन्वॉल्व होगा सीआरपीसी का चैप्टर 6 पार्ट बी सेक्शन 72 और 73। मैं रिपीट कर दूं, सीआरपीसी का अध्याय 6 पार्ट बी और सेक्शन 72 और 73 की बातें हम आज करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस और दिशा निर्देश इस बारे में दिए हैं। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले पॉज करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछला लेक्चर देखिए। लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाइए। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बिना हेडफोन के लेक्चर सुनना ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और लेक्चर आज का, और समझते हैं कि वारंट किसको निर्देशित होंगे, किसको डायरेक्ट होंगे। तो सेक्शन 72, 73 सीआरपीसी में एक खास डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन कहीं पर यह पूछा जाता है कि वारंट ऑर्डिनरीली किसे डायरेक्ट होंगे, साधारणतः किसे वारंट डायरेक्ट होंगे, तो इस बारे में हम रेफर करेंगे सेक्शन 72 सीआरपीसी धारा 72। देखें धारा 72 की भाषा क्या है। सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 रीड्स एज अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स। तो साधारणतः वारंट किसे डायरेक्ट होंगे, एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को। बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct it to any other person or persons and such person or persons shall execute the same। तो दूसरी इसकी बात स्पष्ट है कि यदि पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है और इमीडिएट एग्जीक्यूशन, तुरंत निष्पादन आवश्यक है, तो मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। Subsection 2 reads says, when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by any one or more of them। अगर वारंट एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को या लोगों को निर्देशित है, दिशा निर्देशित किया गया है या उन्हें आदेशित किया गया है, तो लॉ ये कहता है कि सभी या उनमें से कोई भी वारंट का निष्पादन कर पाएगा। ये कहती है कि जब कभी मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेंगे तो वो डायरेक्टेड होगा किसी पुलिस ऑफिसर को या एक से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को। लेकिन अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन ज़रूरी है और पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तो किसी व्यक्ति को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ये व्यक्ति कौन होगा, इस बारे में सीआरपीसी में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बारे में निर्देशित किए हैं। समझते हैं सेक्शन 73 में इस बारे में क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान किया गया है। सेक्शन 73 Subsection 1 reads as, the chief judicial magistrate or a magistrate of the first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict, proclaimed offender, or of any person who is accused of a non-bailable offense and is evading arrest। तो उपधारा 1 कहती है कि सीजेएम साहब और न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निर्देशित कर सकते हैं गिरफ्तारी का वारंट किसी व्यक्ति को जो उनके क्षेत्राधिकार के भीतर आता है गिरफ्तारी के प्रयोजन से। ये लोग कौन हैं, तो कहते हैं जो एस्केप्ड कन्विक्ट है, दोषी सिद्ध तो किया गया है लेकिन फरार है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि उद्घोषित अपराधी है, और एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो गैर जमानती अपराध का जिसके ऊपर आरोप है और जो गिरफ्तारी से बच रहा है। Subsection 2 reads says, such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge। उपधारा 2 कहती है कि जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट निर्देशित है वह उसकी रिसीविंग देगा और गिरफ्तारी के प्रयोजन से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसकी प्रॉपर्टी में या ज़मीन पर प्रवेश भी कर सकेगा।
Subsection 3 reads says, when the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in this case, unless security is taken under section 71. यह उपधारा कहती है कि जब कभी ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी नहीं है किसी को गिरफ्तार करेगा, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उस व्यक्ति को नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएगा और पुलिस ऑफिसर का काम ये होगा कि सेक्शन 71 के प्रयोजनों से वो कार्य करे और उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति आता है। सेक्शन 73 की कहानी क्या है मैं समझाऊं। सेक्शन 73 में स्पष्ट बात है 3 तरह के लोगों के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो कि एस्केप्ड कन्विक्ट है, दोषी तो ठहराया गया है लेकिन फरार है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब उद्घोषित अपराधी जिसके बारे में कोई उद्घोषणा फरारी की कोर्ट ने जारी की है। या तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट कोई नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध का अभियोग है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह गिरफ्तारी से बच रहा है, अरेस्ट से बच रहा है, वो मतलब वो भी फरार ही हुआ। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट किसी और व्यक्ति को भी वारंट निर्देशित कर सकते हैं पुलिस के अलावा। कौन से मजिस्ट्रेट हैं ये? तो 2 नाम हमको 73 में मिले। एक है CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक है JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो व्यक्ति जिसको वारंट निर्देशित किया गया है इसका क्या काम है? तो सबसेक्शन 2 और 3 में लिखा गया है कि पहला ही काम ये कि ये गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए किसी भी लैंड या किसी भी प्रेमाइसेस में प्रवेश कर सकेंगे, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और अरेस्ट करने के बाद इसे पुलिस अधिकारी को सौंप देंगे। आगे पुलिस अधिकारी को जो काम दिए गए हैं, जो कर्तव्य हैं, उसका वो पालन करेंगे और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ केस लॉज कि सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं। एक लेटेस्ट केस है 2014 का विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वन हैंड गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स। संविधान जहां एक और व्यक्ति के जीवन और प्राण की स्वतंत्रता के बारे में गारंटी देता है अंडर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में, एंड ऑन द अदर हैंड और दूसरी ओर इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑन द जज while discharging their judicial function to protect and promote the liberty of the citizen। न्यायालय को और न्यायाधीश को भी ये जिम्मेदारी देता है हमारा कानून कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके जीवन को संरक्षण दे। ये कार्य न्यायालय का है। Therefore, this demands that the courts have to be extremely careful before issuing non-bailable warrants। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब कभी कोई न्यायालय गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट इशू करे तो उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं संविधान और कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने समझा कि क्या है वारंट के इशुएंस के बारे में प्रोविजंस, गिरफ्तारी का वारंट किसको निर्देशित होगा, कौन गिरफ्तार कर सकेगा, पुलिस और अन्य व्यक्ति को कब वारंट डायरेक्ट किए जाएंगे, और विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला जो 2014 का है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट्स को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी वारंट के इशुएंस से किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो जाए। तो बहुत काम की बातें आपने इस छोटे से लेक्चर में समझी। जुड़े रहिएगा, हम वारंट के बारे में और बातें करेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।